दिल्ली के लिए है। आप लोग सही है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये कहाँ के लिए है? ये भी दिल्ली के लिए है। ओवरऑल भारत में जहाँ भी अगर एयर पोल्यूशन है उसके लिए कहने की ये तो फिर ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तो कमीशन है। हाँ तो ये भी आयोग है। पूरी इंडिया के लिए है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये तीनों चीज। मैं आप लोग लगता है एक साथ तीनों ऐसा आप लोग नहीं पढ़ते क्या हो यार? सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। फिर के बाद सपोज दैट एक ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो मुझे सकता ऐसा है। मत बताइए। क्यों? ये तो कहीं नहीं स्पेसिफिक जगह के लिए हो गया, दिल्ली के लिए। हाँ हाँ ये क्या हो गया कि मतलब ये फिक्स नहीं है किसी जगह के लिए, मतलब जहाँ एयर पोल्यूशन है उसके लिए हो सकता है। एनसीएपी। हाँ फिर हाँ, वो ये एक कमीशन है, मतलब उसके लिए मतलब कि बैठा होगी जो गाइडलाइंस और रेगुलेटरीज नहीं, नो कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नो, एनकैप इज फॉर ओवरऑल। मैं तो यही समझ रहा था। मकान जा बताओ। जानते हैं क्या, ये भी बन गया। नहीं सच पहले ये बना था, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव कम नहीं कर रहा था। अच्छा। तो चूँकि नेशनल लेवल में था, इसमें 132 सिटी आती है इंडिया की पोल्यूटेंट। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि दिल्ली में पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है यार, ये स्टेबल वार्निंग है, ये वो सब हो गया, तो बना दिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना दिए। मतलब स्पेशल दिल्ली लिए नहीं है फिर, जैसे और सिटी दिल्ली स्पेशल दिल्ली के लिए है, ये स्पेशल दिल्ली के लिए है। वो दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा, देखिए ये सबसे पहले बना, लेकिन बोले कि दिल्ली में पोल्यूशन तो कम हो ही नहीं रहा है, फिर इसको बनाया गया कि दिल्ली स्पेशल के लिए है। फिर ये देखा गया कि दिल्ली में पोल्यूशन जो है ये केवल दिल्ली भर से नहीं आता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान से सब आता है, क्योंकि वहाँ स्टेबल वार्निंग हो रही है। तो यानी दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है, यानी पंजाब हरियाणा राजस्थान थोड़ा यूपी नोएडा वाला, ये सब मिला के जो है ना ये कवर करता है CAQM। पूरे इंडिया लेवल का नहीं है, केवल दिल्ली एनसीआर के लिए है। तो ऐसा ले सकते हैं। इंटरव्यू में नहीं भाई, यूपीएससी पूछ सकता है किस कवरेज किसका है, इसी यूपीएससी इंटरव्यू पूछेगा ना। हाँ तो कहीं हो सकता है। जानते क्या है आप लोग क्या करते हैं, मिस्टेक है, आप लोग इसे सीख लीजिएगा। जो चीज़ें सिमिलर हो ना उसको एक साथ जो है ना लिखिए और एक साथ जो है ना करके पढ़िए। मैं कई सारी चीज़ें आज क्लियर किया आप लोगों की एक साथ लिख के। एक तो ये वाला क्लियर किया, एक साथ लिखा, एक ये वाला क्लियर किया, हालांकि आप लोगों को पता था लेकिन एक वाला ये क्लियर किया, ये तो ठीक है। ये वाला एक साथ देख लीजिए, ये पोल्यूटेंट वाला एक साथ, ये वाला एक साथ, देख रहे हैं ना मेरा एक साथ वाला देखिए सिस्टम आप। और ये वाला देखिए एक साथ है। देखिए यूपीएससी कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन पूछता। देखिए इस समय जो है ना 15 से 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स के लिए, और उसको सेलेक्ट करना पड़ता है केवल 10,000। अब सोचिए भाई, लोग उसको बाहर करना है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कन्फ्यूजन वाले पूछेगा, क्योंकि सबको पता है भाई कि लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं यार, लोग सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, हाँ रट मारे हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिससे लोग बाहर निकले हैं, समझदारी वाले थोड़ा अंदर आए हैं, थोड़ा सावधान रहिए। जैसे ये कह रहा हूँ, अगर पीटी स्पेशल निकालना हो हाँ तो किसी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना, अरे नहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ना है बस। चलिए इधर देखिए, हाँ किसी सब्जेक्ट में ऐसे थोड़ी पीटी निकलेगा। अरे पीटी निकाल मेंस में लटक जाओगे यार। हाँ किसी भाई किसी ऐसे ऐसे कुछ पीटी निकल क्या दिक्कत है, मेंस में लटक जाना है और क्या नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट का बेसिक कंप्लीट कर लो, बेसिक। फिर हाँ थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट में और थोड़ा स्ट्रांग पकड़ लो, जैसे पॉलिटी हो गया, लेकिन आपको बेसिक हर चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक। करंट आप पढ़ते हैं डेली? अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप पढ़ते हैं कितना? हाँ ये तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं 2-3 महीने पढ़े हुए करंट। कोई बात नहीं, बुकलेट जो सर बोले हैं, मैगजीन पढ़ लीजिए और क्या है। कौन सी क्लास आप बताए थे? आल इंक्लूसिव भाई। यस मैं बताऊंगा, एक चैनल है वो जो है ना पूरे 365 को शॉर्ट में समझा देता है, पूरा शॉर्ट में, बहुत अच्छा चैनल है, लेकिन वो पेमेंट से मिलता है। आए तो पेमेंट कर लेंगे। चलिए एक चीज़ में और चलते हैं। आता है सी लेवल राइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि पोल्यूटेंट से लिंक है ना। सी लेवल राइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई हर जगह। ये बताइए पोल्यूटेंट रिलेटेड है कि ग्लोबल वार्मिंग? मतलब पोल्यूटेंट का एक पार्ट है ना सी लेवल राइज। देखिए पोल्यूटेंट भी तो एक ग्लोबल वार्मिंग गैस हो सकती है, क्या जरूरी ग्लोबल वार्मिंग ना हो। देखिए अब देखिए ये बताइए
ये मान लीजिए ये ओशन है, ठीक ना, ओशन है आर्कटिक, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि इसमें मान लीजिए ये आइसबर्ग है, समझते हैं आइसबर्ग ना, आइस का टुकड़ा इस ओशन में है, ठीक ना। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ये पिघलेगा आइसबर्ग, इसको आइसबर्ग बोलते हैं। इससे सी लेवल राइज क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? ये तो बहुत नॉर्मल है, बढ़ेगा। आप बताइए। उतना ही रहेगा। हैं, ये बोल रहे उतना ही रहेगा, कम भी नहीं होगा। कम नहीं होगा यार, बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल है। क्योंकि पिघलेगा तो पानी कहाँ जाएगा, सब समुद्र में जाएगा। देख लीजिए, मैं इतना ऐसी क्वेश्चन नहीं पूछता है, पता है उन्होंने चाहे कि मनीष अगर इस क्वेश्चन को पूछ रहा है तो कहने के जो है उसको बंद तो नहीं किए हैं। बंद है ये यार बंद किए रहते चालू हैं है महाराज। या कांचा अगर बंद होगा ना हाँ। बंद होगा तो कल से नहीं आएंगे। अरे नहीं ऐसा नहीं है, अरे इम्पोर्टेंट है यार, मैं इसको रिवाइज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये मुझे लगा ना कि शायद बढ़ेगा मेरे हिसाब से। समझ गया। आप क्या बोलते हैं? नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आइसबर्ग है तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा सी पे। हाँ तो जब वो पिघलेगा तो उसको ऐसे कवर कर लेगा, स्पेस पकड़ खाली। लिए, नहीं बढ़ेगा। हम्म। देखिए आप एक ग्लास ले लीजिए, आधा पानी भर लीजिए, उसमें एक डाल दीजिए बर्फ का टुकड़ा, ठीक ना। वो जितना स्पेस अभी के उपाय किया ना, अगर वो पिघल जाएगा तब भी उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर ही ना है, उसमें कुछ थोड़ी ऐड हो रहा है अलग से, वो तो उसके अंदर ही है। लेकिन हाँ सोचिए, ये ओशन है और यहाँ बर्फ जमी हुई है, अगर ये पिघली, जिसको जंत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी आइस, इसको बोलते हैं आइसबर्ग है जो इसके अंदर है, और इसको बोलते हैं सी आइस। ध्यान रखिएगा, अगर सी तो अगर ये पिघलेगा ना तब बढ़ेगा सी आइस, क्योंकि ये बाहर ना है। तो अब क्वेश्चन पे ऐसे पूछता है कि आइसबर्ग के पिघलने पर सी लेवल राइज बढ़ते, लोग बोलते हैं यस, वो लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप वही कंफ्यूज हो गए। ये आइसबर्ग है जो इसके अंदर है, जो बाहर है उसको बोलते हैं सी आइस। तो ये जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। ये आज मैं जो है ना कहाँ पढ़ा था, ऐसा मैं खुद कंफ्यूज हो गया था यार, बोलो क्या गजब कंसेप्ट है यार। आंसर बता दी। अरे कहाँ मल्टी टैलेंटेड है यार। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंट। हाँ। अरे बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, बोले तो अच्छा कंसेप्ट सोचो मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ ये। नहीं, इट्स गुड क्वेश्चन। हाँ अरे बहुत पूछ लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, आइसबर्ग और सी आइस नहीं, क्या सीधे कहीं difference? बढ़ेगा वो। हाँ। जैसे मैंने बोल दिया, हम्म। हिंदी मीडियम में बोल ही देंगे, इंग्लिश में बात अलग, वो अलग एक पढ़ते नहीं, हैं वो थोड़ा। मतलब सीधे इंप्रेशन ही आता ना, अब पिघल रहा है तो बढ़ जाएगा और क्या। वो भूल जाते हैं खुद ही स्पेस है उसका वहाँ पे। इसी में एक क्वेश्चन आया था अभी, किसी टेस्ट में आया था कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सी लेवल राइज। यस। चलिए, सबसे बिगेस्ट सोर्स क्या है सी लेवल राइज का? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पॉल्यूटेंट का सबसे सोर्स क्या है, तो बताइए इसका सोर्स क्या होगा सबसे बड़ा सी लेवल राइज का? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत। देखिए क्या है ना कहीं जो है ना आपका मेंस भी काम आएगा, और दूसरी बात क्या है ना कि इंटरव्यू में, और दूसरी चीज़ क्या है कि प्रीलिम्स में, हर चीज़ ऐसी चीज़ें काम आती हैं। कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना हम लोग। इंक्रीज इन सी टेम्परेचर। तो सोचिए उसी से लिंक है, पॉल्यूटेंट से जो मैंने बताया था ना वहाँ पे, उसी से लिंक है। लेकिन आंसर वही नहीं होगा, लेकिन लिंक उसी से है। देखिए सी आइस जो है, अगर मैं पूछ रहा हूँ सोर्स ना, तो सोर्स मतलब ये है कि ऐसा क्या चीज़ है जो सी लेवल को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। सी तो आइस। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सी आइस। सी आइस। सी आइस को एक और चीज़ पूछ सकते हैं क्या, लैंड आइस, क्योंकि ये लैंड में है ना, उसके ऊपर बर्फ जम गई है, इसको लैंड आइस बोलते हैं। तो ये जानते क्या है, क्वेश्चन पूछा था कैसी ने कि है ना, मतलब जो है ना वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सी लेवल राइज, तो उसमें लिखा था लैंड आइस, आइसबर्ग, ऐसे बहुत सारे लोग वो आइसबर्ग लगा दिए, कोई ये लगा दिया, तो समझ नहीं पाए कि किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली में। तो जो बेसिक कंसेप्ट है जो बढ़ ना, समझ गई मैं। एक और मुझे दो वर्ड और याद आ गए इससे, एक तो थर्ड आइस सीट होता है, एक आइस सीट, आइस सीट, एक थर्ड पोल और एक क्रायोस्फीयर। हाँ क्रायोस्फीयर तो उसके वो होते हैं पूरा, हाँ जैसे अपना हिमालय रीजन, हाँ दैट इज क्रायोस्फीयर हो गया। वो बर्फ जो पोल्स में नहीं है, उसके अलावा कहीं पोल है, अब कहीं बर्फ है, तो उसे क्रायोस्फीयर कहते हैं।
क्यों सर? हम्म। तो क्रायोस्फीयर इज ऑल्सो, इट कैन बी अ रीजन। तो यानी जो लैंड आइस है, लैंड आइस है, लैंड आइस में ना बिगेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट है, सी लेवल राइज। अब बताइए, देखिए टेम्परेचर तो हर जगह बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, लेकिन जो आर्कटिक है ना वहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। इसको बोलते हैं क्या, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक ना। ये तो मेंस के लिए हो गया है ना। क्या रीजन है कि पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में यहाँ 2% से बढ़ गया टेम्परेचर। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन कभी ट्राई किया कि क्या रीजन है इसके बढ़ने का, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, रीजन क्या है इसके यहाँ का। वही बर्फ है। तो ये बताइए अंटार्कटिका में कितनी बर्फ है, तो यहाँ क्यों नहीं बर्फ थी जब बर्फ रीजन है तो। यहाँ तो कितनी बर्फ है, चादर बची हुई है बर्फ की अंटार्कटिका में, तब तो लोग नहीं रहते हैं। तो अगर बर्फ रीजन है तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा। हम समझ गए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जब मैं आंसर दे रही थी। आई नो वेयर यू विल गो। और मुझे पता है कि आप लोग बर्फ बोलेंगे, इसलिए मैंने रुका था। सब समझ रहे एक दूसरे को। काउंटर करने के लिए मैं रुका हुआ था। कोई बात नहीं, मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आप लोग पता है कुछ दिमाग का लगा सकते हैं तो याद है कि आप पार्टिसिपेटिव हुआ करें, मतलब हमेशा रट के कभी मत पढ़ना यार। जानते क्या है, वो लोग ऐसे निकाल पाते हैं प्रयोग वगैरह। वो जो बोला था ना कि मैं 4 घंटे पढ़ा था, बस ना कोई दिमाग इतनी तेज चलती है ना, 4 घंटे पढ़ा फिर इधर उधर जाके अपनी बातें कर लिया होगा जो पढ़ा है। हाँ ऐसे दोस्तों वगैरह से लो हो गया, कंसेप्ट क्लियर करते हो। दिमाग लाइब्रेरी बैठे थोड़ी कुछ होता है, वो किताब खोल के बैठे रहते हैं। तो देखो हिंदी मीडियम वाले आप कभी जाना लाइब्रेरी, आपको एक दिन घुमाऊंगा लाइब्रेरी, देखो ना लोग खोल के बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में। दृष्टि कितनी मोटी बुक है, अच्छा एक पेज खोल पूछना कुछ नहीं बनेगा। हाँ नहीं वो तो है सर, आई हैव दिन में बैठने से थोड़ी होता है, मतलब थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, थोड़ा सा चीज़ों डिस्कस करो चीज़ों को। ऐसे चीज़ें अभी हम लोग कितनी चीज़ आज क्लियर करें सोचिए। हाँ बताइए, इसको बताइए। इसका एक रीजन वो भी होगा रिवर इनफ्लक्स, क्योंकि अंटार्कटिका में क्या रिवर इनफ्लक्स। हाँ कैसे एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि अंटार्कटिका में जो है वो पूरा सेपरेट है फ्रॉम द कॉन्टिनेंट, तो वहाँ कोई रिवर नहीं है, लैंड मास से। हाँ। वहाँ कोई रिवर नहीं है, तो पोल्यूशन का कोई सोर्स नहीं है। तो पोल्यूशन की वजह से यहाँ बढ़ गया है क्या आर्कटिक में। नहीं वो इतना? तो क्लाइमेट चेंज एक कारण तो है। क्लाइमेट चेंज तो यहाँ भी हो सकता है। हाँ वो मैं समझ रही हूँ। आप लेकिन- बताइए, ठीक समझ गया आपका। हाँ आप बताइए, कुछ है आपके दिमाग में। नहीं। अरे यार अब लोग दिमाग नहीं लगाते यार। ये बताइए चलिए, कितने ओशन है, ओशन महासागर कितने हैं ये तो पता होगा। पैसिफिक, इंडियन ओशन, गिन के बताइए कितने पूछ रहा हूँ मैं। 5 हो सकता हूँ। 5 महासागर। 5 ठीक ना, 5 है। कौन कौन से, एक अभी पैसिफिक मैं हो गया, बता रही थी तो अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, इंडियन आर्कटिक हो गया, इंडियन हो गया और सदर्न हो गया। यही है। चलिए इसको जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सबसे बड़ा से छोटा। घटते क्रम। हाँ सबसे बड़ा पैसिफिक पैसिफिक और सबसे छोटा इंडियन ओशन। ठीक यार, इसके बाद बताइए, इसके बाद। अरे तो मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ हाँ, ना। देखिए आप- इतनी छोटी चीज़ है लेकिन 100% क्लियर कि आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, मैं गारंटी देता हूँ। इसको अरेंज आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसको आर्किट लगाइए, आर्किटिक साइड। चलिए क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। अंटार्कटिका लगाइए। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ओशन है, नहीं, वो तो महाद्वीप है। साउथ ओशन जो लिखा है। साउथ लगाइए। सदर्न, हाँ लेकिन सबसे लास्ट में अटलांटिक बचा हुआ है अभी। हाँ मुझे याद तो है अटलांटिक लगा दूं यहाँ पे, क्यों आप लगा देंगे, हम जो बोल रहे हैं वो लगाइए। तो ये तो बोल रहे थे। अटलांटिक कहाँ मैं बोल रहा हूँ, वो तो तो अटलांटिक कहाँ पे आएगा फिर। क्योंकि इंडियन में इंडियन- पहले बोल रही हूँ लास्ट में। हाँ बताइए। समझ गई। हाँ इंडियन ओशन सबसे ये- लास्ट में, उसके पहले अटलांटिक। और सबसे लास्ट में इंडियन ओशन। हम्म, गलत है बीच वाले कौन सा गलत है? इसमें, आपका केवल एक सही है, पैसिफिक। केवल है पैसिफिक बस। सब उल्टा वो पुल्टा तो कर सबको दिया पता सब है, उल्टा है। पैसिफिक सबसे बड़ा।
सब उल्टा पुल्टा है। अब देखिए हम लोग महासागर कितनी बार सुनते हैं, कभी ध्यान नहीं दिए कि यार सबसे बड़ा कौन सा छोटा कौन होगा। अगर वैसे घुमाने पाई इस तरफ नज़र तो 2 नंबर तक चला जाएगा ना। तो इस वजह से ध्यान दिया जाए। नहीं तो you should अब make- जाना मुझे ध्यान ही आ गया यार आप लोगों से यार मुझे इसका नाम देख के जाना आ गया, आर्कटिक महासागर से याद आ गया यार। हम लोग कितनी मिस्टेक कर रहे थे यार। लेकिन ऑप्शन से फिर लगा देते हैं। तो लीजिए ऑप्शन, मैं बना दूँ। हाँ, ऐसे ऑप्शन देगा, लीजिए बनाइए आप। फर्स्ट ऑप्शन यही मान लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि 12 बज गया, तो आप सीधे आंसर बताइए। नहीं नहीं कहा चलेगा, चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? अरे बैठे रहेंगे। अरे कल इसको आप मत चेक कीजिए, वो चेक करेंगे। चेक कीजिए, मैं चेक करूँ। यार पता है मुझे ध्यान रखिए, ये मुझे किसने बताया, टीना ढाबी ने बताया था कि जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना उसको अटेंटिव होकर पढ़िए। आप बल्कि 3 घंटा दीजिए। लेकिन देखिए कि अगर ये चीज़ आई है न्यूज़ में तो इसके आसपास क्या होता है। जैसे गवर्नर आ गया तो गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है, तो आप सोचिए कि सेंटर कौन होगा, प्रेसिडेंट है, फिर उसको भी आप तुरंत रिवाइज कर लीजिए। ये अच्छी टेक्निक होती है, जो चीज़ न्यूज़ में आई उसके आसपास जो है ना सब चीज़ पढ़ डालिए। दिस इज द वे टू क्रैक प्रीलिम्स स्पेसिफिकली। हाँ, अब आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। क्या रीज़न है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू अंटार्कटिक। बर्फ दोनों जगह है, बताइए। अभी भी नहीं मिला है यार। अब तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप लोग यार। आर्कटिक क्या है ना, एक ओशन है, और अंटार्कटिका क्या है ना, एक लैंड है। अब बर्फ दोनों के ऊपर है, वो ओशन है उसके ऊपर बर्फ है, और अंटार्कटिका एक लैंड है, ज़मीन, और उसके ऊपर क्या है, बर्फ है। तो जब सनलाइट की रेज पड़ती है ना दोनों जगह बर्फ में, तो आपको पता है कि बर्फ जो है ना उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, तो रिफ्लेक्ट कर देता है। हाँ, मैं जा रही थी ठीक ना, बर्फ ठीक है रिफ्लेक्ट कर दी, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलने लगी। बर्फ पिघलने के बाद इसमें नीचे क्या है, पानी। और पानी सबसे ज़्यादा क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है टेम्परेचर को। हीट एब्जॉर्प्शन, हीट ऑब्जॉर्व किया, बर्फ पिघल गई, टेम्परेचर बढ़ गया। और इसके नीचे क्या है, जमीन। लैंड, और जमीन का है ना धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर देती है। देख लीजिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यस। ये रीजन है। ऐसे तो हम ले सकते हैं, जैसे एक समुद्र हो गया और फिर स्थल भाग हो हाँ गया। हाँ, वो यस, ये वही तो सेम same वही है। तो सेम वही वही तो तो। कह रहा था, किसी में आंसर है कि same। ये ओशन है और ये लैंड है। आप लोग समझ नहीं पाए। कि जो स्थल होता है वो तेजी से गर्म और तेजी ठंडा होता है, ये देर से वो देर ठंडा होता है। अच्छा, आप लोगों के मन में ऐसा कभी नहीं आया था? नहीं आ रहा था मेरे में भी जब आप डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा नहीं, पर मैं ऐसा confirm नहीं था ना कि जैसे यही आप होगा। लोग आर्कटिक इम्प्लीकेशन कभी सुने होंगे नाम ना, तो आप लोगों के मन में नहीं आता कि अच्छा ये अंटार्कटिका इम्प्लीकेशन क्यों नहीं आया, आर्कटिक क्यों नहीं आया? ऐसा यार ये गलत टेक्निक पढ़ने की यार। मतलब थोड़ा सा दिमाग बस लगाया करें यार कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है, इसका कोई रीज़न होगा। ऐसी चीज़ मैं सोचता रहता हूँ कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है, ये चीज़ ऐसी क्यों, क्योंकि यहाँ भी बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है ना। फिर अच्छी चीज़ मैं सर्च करता हूँ, और वो चीज़ मुझे पहले पता थी। और आज जो है ना, आज मैं एक वीडियो देख रहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम का, उसमें से ये चीज़ समझा रहा था वो कि उसके रीजन ये है। मुझे मज़ा आ गया था। द वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, पता है क्या, हाँ। कि बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि अंटार्कटिका इज अ लैंड। यस दिस इज रियली नहीं पता होगा। यूपीएससी वालों को ना पता होगा, पूछ लीजिए आप, बोल देंगे हाँ तो ओशन है ये। मोस्ट ऑफ पीपल ओनली नो कि ये ओशियन है, अंटार्कटिक ओशियन। दिस इज गुड क्वेश्चन रियली, मतलब ठीक है ये, मतलब ये सही गेस किया, रियली वालों को ना पता होगा। अगर लिख दे ऑप्शन में कि लैंड है तो सीधे काटेंगे, सबसे पहले तो यही जाएगा हाँ। कि अंटार्कटिका लैंड है, कट। चूंकि कंफ्यूज आएंगे, वो आर्कटिक से कंफ्यूज Yes. आएंगे कि ये भी जो है ना ओशन होगा। क्योंकि उसको पढ़ते ही ऐसे हैं। तो ये जो है ना कहीं ना कहीं सिकंदर भाई जो है ना, ये जो है ना दोबारा चांस नहीं मिलेगा सेटिस्फाई करने के। आज कर लीजिए 1 घंटे और, मैं कल लीजिए 1 घंटे और 1 घंटे में हाँ खत्म करूँगा। तो दोबारा कहाँ टाइम मैं देखता हूँ, उसको कोई नहीं देखता है। देखिए मिटिगेशन यूट्यूब वाले देखते और एक होता, आ रहे हटाइए, मिटिगेशन और एडेप्टेशन, हाँ यार ये बताओ, ये भी बहुत ये दोनों क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। यस। मतलब एफर्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है समझ गई बताइए, मैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? एडेप्टेशन जो है, ये अगर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कॉन्सेप्ट में बताऊं तो एडेप्टेबिलिटी जो है इट्स फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, और मिटिगेशन तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, जैसे मतलब temporary shelter लेकिन बना दिया ये mitigate। कॉमन पीपल के लिए सही नहीं है ऐसा समझाना। हाँ, और कॉमन के लिए तो समझाना मुश्किल। जैसे कि
जैसे फ्लड कुछ आया कहीं तो एक टेम्परेरी शेल्टर बना दिया तो इट्स अ मिटिगेशन। लेकिन आप परमानेंट सेटलमेंट कहीं दूर करते हो, फ्लड ही ना है, तो दैट इज़ एडाप्टेशन। लोग अडेप्ट हो जाएंगे या फ्लड उधर आएगा ही नहीं, किस हिसाब से उनकी कोई लाइवलीहुड। नेचुरल एग्जाम्पल बताइए जो हो रहा है नेचर में। नेचुरल एग्जाम्पल में एडेप्टेबिलिटी तो सर बहुत सारे इसके एग्जाम्पल, जैसे एनिमल एडाप्ट कर रहा है खुद को, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के हिसाब से एडाप्ट कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक प्लांट का है जो लोअर एल्टीट्यूड पे होता था, अब वो धीरे धीरे हायर एल्टीट्यूड में पाया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लांट, ट्री एक्चुअली हिमालय में पाया जाता है। दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। मैं एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। गाँव में जो है अभी भी, जैसे वहाँ पे ना तो एसी है ना फ्रिज, ये सब उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर ही अडॉप्ट कर रहे हैं। शहर वाले क्या है, उनके पास तो वहाँ टेम्परेचर भी तो कम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ अर्बन हीट आइलैंड है। तो मैं अर्बन में ही ले, जैसे सपोज रूम पे ही ले रहे हैं, रूम में क्या है, फैन नहीं चल रहा है, तो मैं गर्मी के अडेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ गर्मी झेल रहा हूँ, ये एक हिसाब से हो गया। अगर मैं एसी लगा दूँ, फैन लगा दूँ, ये सब क्या है, मिटिगेशन। गलत। हाँ। आप एसी लगा रहे हैं ना तो इससे उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, आप अपने आप को अडॉप्ट कर लिए हैं। मेडिसिन मतलब होता है कि उसके सोर्स को कम करना है। हाँ, ये मेरे ख्याल से हाँ। अडॉप्ट और एडेप्ट का अंतर हुआ। हाँ, मिटिगेशन मतलब उसके सोर्स, जैसे देखिए ये एक डब्बा है, उस डब्बा खुला है, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम डब्बे को बंद कर दूँ, ये क्या है? वो डब्बा है, वो खुला हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा CO2 निकल रहा था, मैं डब्बा को ही बंद कर दूँ, मतलब जो कॉज है सीधे उसी ये पे मिटिगेशन है कि action एडेप्टेशन है? मिटिगेशन। मिटिगेशन हो तो जैसे हम मतलब सोर्स को ही बंद कर दिया। आप बोल रहे हैं एसी, आप तो एसी को लगा लिए अपने कि हमको गर्मी ना लगे, लेकिन बताइए क्या टेम्परेचर कम हुआ इन्वायरमेंट का? नहीं हुआ ना, सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। जब सोर्स में इफेक्ट पड़े ना उसे बोलते हैं मिटिगेशन से। तो हम और पौधे देखिए लगा सकते हैं, एडेप्टेशन जानते हैं, डिजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं उनकी जो पत्ती होती है वो मोटी मोटी होती है, जानते हाँ, क्यों? हाँ। क्यों? Cactus is वो example। एडेप्टेशन कर चुके हैं, हम्म, तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। यस। तो ये बेसिक 2 एग्जाम्पल है ना। अच्छा, एक टर्म आता है मल्चिंग, यस। ये क्या होता है मल्चिंग? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कुछ? हाँ हाँ, मल्चिंग। एक क्वेश्चन पूछा था ना, मुझे देखो व्हाट डज मीन मल्चिंग, फिर 4 स्टेटमेंट लो। नहीं सुने। हाँ, मल्चिंग जो है ये लैंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, हाँ वो तो है सॉइल से रिलेटेड। सॉइल से रिलेटेड, और मेरे ख्याल से इसमें सर वो सॉइल से रिलेटेड है और सॉइल की फर्टिलिटी बचाने के लिए, फर्टिलिटी डिग्रेड ना हो ताकि वो नहीं सही बोल रहे, फर्टिलिटी बढ़ाने। तो क्या उसकी करते हैं क्वालिटी उसमें? बढ़ाने के लिए उसमें उसके ऊपर एक वो डाल देते हैं लोग। सनई नहीं आती है, सनई जानते हैं गाँव में, सनई होता है, नाम बोलते हैं। हाँ, वो जो खेतों को जो होती है उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए खाद? सनई होता है, उसको बोया जाता है, उसको उसे काट देते हैं, जोतते नहीं है खेत को, खेत में उसे पड़ा रहता है, वो कुछ समय बाद जैसे 1-2-3 महीने बाद उसकी फिर बुआई करते नहीं, वो वाला नहीं है, हैं। सॉइल से रिलेटेड है, लेकिन जो बोल रहे हैं ना कि बोलने वो वाला नहीं है मल्चिंग। मल्चिंग कुछ दूसरा है। हाँ, सॉइल से रिलेटेड है, और सॉइल की फर्टिलिटी, एक मिनट, सॉइल से रिलेटेड है मल्चिंग, लेकिन फर्टिलिटी से डायरेक्ट लिंक नहीं है। डायरेक्टली नहीं है। लिंक है ये, मतलब ये इसका काम ही यही है कि खेत का फर्टिलिटी बढ़ाएगा वो। मल्चिंग मतलब ये होता है, गाँव में होता नहीं, पूरा फेंक देते हैं खेत में, ऐसे होता है, फेंकने के बाद कुछ समय बाद उसी की जुताई कर देते हैं, वो फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो ये मल्चिंग है? हाँ, यही मल्चिंग मेरे हिसाब से। ये मल्चिंग बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, नाउ यू टोल्ड, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब बताइए। आपको लोग फोटो दिखाऊं तब क्लियर होगा। हम्म, देखिए, मौसम को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ ऑफ सॉइल के लिए, बीट ग्रोथ के रोकने के लिए, और एक रीजन है फर्टिलिटी के लिए भी होता है ना। फर्टिलिटी एक रीजन हो सकता है उसका। फर्टिलिटी बढ़ेगा तभी तो फसल ग्रो करेगी। नहीं, मतलब मल्टी रीजन फर्टिलिटी हाँ, मतलब वन ऑफ द रीजन वी कैन से कि जो है ना वो है मल्टी यूजुअली बट नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर। हाँ, मतलब हाँ, मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं होता है, खाद वाला सिस्टम नहीं बोल रहा। देखिए कि अमल चीज़ें यूजुअली बट नॉट एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक, मतलब हमेशा ऑर्गेनिक नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। बस क्या है कि सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए होता है। 4 परत है: सॉइल मॉइस्चर,
सॉइल फर्टिलिटी, हेल्थ ऑफ द Erosion. सॉइल एंड रिड्यूसिंग बीट ग्रोथ, यस, वेट ग्रोथ। ये 4 चीज़ें हैं। चलिए क्लियर हो गया कम से कम। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट। हाँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग ये बात सुनते रहते हैं यार, ये हमेशा जब देखें तो ये दिल्ली में बायो CNG लगाया है, ऑटो में लगाए रहते हैं। बायो CNG है, फिर ये बायोमास सुनते रहते हैं नाम, और फिर ये बायोगैस। बायोमीथेन सुनते रहते हैं नाम। ये सब क्या है, या फिर तीनों एक ही है? बताइए सिकंदर भाई। बायो CNG, बायो CNG, बायोमास और बायोमीथेन, तीनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सब अलग अलग है। सब अलग है। बायोमास, बायोमीथेन, बायो CNG। बायो इन द सेंस कि जो इन्वायरमेंट वो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए और आगे चलिए। इसका मतलब ये प्योर केमिकल है, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक लिक्विड डाल दिया है, फ्लक्स फ्यूल बना दिया उसको। बायोमास तो अभी ऐसे वही होता है ना, बायोमास जो खाद। नहीं, खाद नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ये खाद बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। बीच में बोल के सही बोल रहे हैं। खाद नहीं बोलेंगे, एक हिंदी इसका शब्द जैव भार होता है। हाँ। ठीक है, वही मैं जो पहले बता रहा था, मतलब कोई प्लांट हो गया अपने, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रो करने के लिए जो एनर्जी बताता है, मतलब कि ग्रो करने जो एनर्जी बचाता है, जो आउटपुट मतलब एनर्जी खत्म होने के बाद जो बचता है उसके पास, वही होता है जैव भार, बायोमास बोलते हैं उसे। मतलब कि मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कूड़ा कचरा है ना उसको कहीं पे डाल दें तो बायोमास है। कूड़ा कचरा, जैसे बहुत सारा कूड़ा कचरा, मतलब जैसे धान ही है, हाँ। धान का जो पेड़ पौधा होता है धान का, हाँ तो उसको धान उससे निकाल लिए, हाँ। और जो बचा हुआ है ना उसको कहीं पे लैंड फिल कर दिए, हाँ। तो कुछ दिन बाद वो बायोमास बन जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या है फिर बायोमास? मैं ये बोल रहा हूँ कोई प्लांट होगा अपने आप को जो ग्रो करता है, उसकी जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी जो चाहिए, जो एनर्जी खर्च करता है, खर्च करने के बाद उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसके लिए ग्रो करने के वो लिए, बायोमास वो वाला बायोमास है यार, एनर्जी वाला, वो एनर्जी फ्लो वाला बता रहे हैं, जो हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड वाला, पिरामिड वाला। नहीं वो वाला बायोमास यहाँ पे थोड़ी है यार, ये गैस वाला बायोमास है। मतलब कि जो कहें कि ये मतलब बायोमास कम हो गया इंडिया में, वो वाला बायोमास है जो गैस वाला, गैस एनर्जी, ये मैं तो वही गैस से समझ रहा था। रिलेटेड है, बायोगैस, मेरा तो बायोमास। क्योंकि यहाँ वही ना- आगे फोटो दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग क्लियर कीजिए। बायो अच्छा, आप लोग CNG नहीं तो CNG लगाए रहते हैं ऑटो में दिल्ली CNG में, तो पता है, तो कभी ड्राइवर से नहीं पूछे? मैं ड्राइवर से बोल तो रेलवे में जाकर नहीं कर रहा, मैं जहाँ तक कैब में इसका पेपर देने नेट JRF का, वो बोला कि मैं बोला कितने किराया तक क्यों इतना महंगा किए हैं आप लोग यार? बोले कि भैया यहाँ बिना CNG के चला नहीं सकते गाड़ी। पूरे देर से क्वेश्चन में बोले भैया ये CNG कैसा होता है, उसने बताया, फिर मैंने कुछ नेट पर सर्च किया तुरंत, देखिए मुझे आज तक याद है, क्योंकि उसमें क्या मेरे अंदर क्यूरोसिटी थी जानने की, इसलिए मुझे आज तक याद है। आप लोग ऐसा थोड़ा टेक्निक फॉलो कीजिए, तो देखिए कि इस चीज़ का, देखिए क्या है ना, इंटरव्यू बहुत कम आएगा, सब चीज़ें हैं जो आप दिल्ली में रह रहे हैं, चीज़ें बहुत कम आएगी। जैसे आपको उस दिन बताया था मैं वो वाला दिल्ली और इंदौर वाला कंपेरिजन, ये सब चीज़ बहुत कम आती हैं इंटरव्यू वगैरह में। थोड़ा सावधान देखिए, मैं बताता हूँ क्लियर करके। देखिए जानते क्या है, तीनों चीज़ में जो है ना, तीनों चीज़ एक ही है, डिफरेंस एक चीज़ का है, किसका? मीथेन का। कि मीथेन किसमें कितना % पाई जाती है, बस। इसमें मीथेन 50 से 60% होती है, इसको बोलते हैं बायोमास। बायो CNG में मीथेन क्या है, 90% मिलती है, और ये तो है ना 100% होती है। ये है जनरली जो है डिफरेंस, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। कंसंट्रेशन, यानी मिथेन की कंपोजिशन का डिफरेंस है एक्चुअली में। तो ये बताइए फिर ये बायो CNG और बायो मीथेन अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस मतलब क्या? नेचुरल मतलब क्या? मीथेन। हाँ, नेचुरली जो मिले। तो केवल एक ही मीथेन बस है नेचुरल भी- गैस, और नहीं, कौन सी और गैस भी है? है। कौन सी गैस है? मीथेन है, CO2 है, और CO2 नेचुरल गैस है। अरे क्यों डिकम्पोज होगा कोई चीज़ तो CO2 निकलती है, CO2 रिएक्शन करके बनता है किसी से। तो डिकम्पोजिशन में रिएक्शन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन में नहीं समझ रहे आप? देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, नेचुरल गैस मतलब ये है कि जो नीचे से निकली है, उसको स्टेप्स करके निकाले हों। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकाले हैं? समझ ऑक्सीजन हो गई, गया, समझ गई। वो नेचुरल समझ गई। गैस। जैसे देखिए कभी कोई निकालते हैं ना कोल, कोई फिर क्रूड ऑयल, कोई उसमें नेचुरल गैस भी निकलती हाँ, है, समझ तो उसमें मीथेन होती है। क्या क्या ऐसी और कोई गैस है जो नीचे से निकलती है?
निकलती तो यस, सेल गैस। हाँ सेल गैस यूएसए से, सबसे ज़्यादा यूएसए। यूएसए ना, यूएसए ये बताइए, एक क्वेश्चन आया था कि सेल गैस इज मोस्ट फाउंड इन यूएसए, मोस्टली फाउंड इन यूएसए एंड तो ये सही स्टेटमेंट है? क्योंकि यूएसए जो है ना इसमें सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेल गैस का। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया कि यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब नहीं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं, यूएसए इज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सेल गैस। इसमें राइट है? क्यों राइट नहीं है? क्योंकि प्रोड्यूस करना रिजर्व होना अंतर। तो और कहाँ है सेल गैस? जहाँ जहाँ तो फिर और वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं फिर? टेक्नोलॉजी। तो पीएससी यही चेक कर रहा जैसे था। चाइना, इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर जरूरी नहीं कि उसके इंडिया में पास जो है ना अभी रिसर्च हुआ है ना, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा सेल गैस है, लेकिन इंडिया के पास अभी टेक्निक नहीं प्रोड्यूसर नहीं है वो भी। यस, जैसे लिथियम का कॉन्सेप्ट है। तो ओबेसिस क्या है ना, ऐसे कंसेप्ट ज़्यादा पूछता है कि जो लोग कंफ्यूज हो जाए। इसे ध्यान रखिए कि हाँ, ये पहले से दिमाग में रहता था, चाइना दिस प्रोड्यूस फर्स्ट नंबर, तो ऐसा लगता था कि उसके यहाँ रिजर्व भी सब ज्यादा है। हाँ, ऐसा नहीं है, उसका टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चाइना ऐसा कर लेता है। यस। तो देखिए, तो ये कि जो सीएनजी है और एक होता है जानते क्या, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और एक होता है पीएनजी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये क्या तीनों एक ही चीज़ है? टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। मतलब कंप्रेस, मतलब कंप्रेस किया, एक में लिक्विफाइड किया, एक पेट्रोलियम। जैसे हमारे अच्छा, ये एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या चीज़ होती है? वही मैं बोलने वाला, जैसे अपने सिलेंडर में एलपीजी होता है, तो वो स्टोर जब होता है तो लिक्विड फॉर्म होता है, जैसे उसका वॉल्व हम ओपन करते हैं तो वो गैस के रूप में रिएक्शन करता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यानी इन तीनों में मीथेन सेम ही रहती है क्या? नहीं, कंसंट्रेशन तो मीथेन तो रहता है, पर जैसे अलग अलग में जो होता है ना उसका सब पार्ट। मीथेन साथ क्या होता है, इथेन भी हो गया, प्रोपेन भी हो गया, ऐसे भी जैसे एलपीजी में तो पाया जाता है उसमें कहीं ब्यूटेन, उसमें ब्यूटेन मिलता है। हाँ, ये सब चीज़ें। जानते क्या है, इन्होंने सही बोला है, ये सब एक ही चीज़ है, मीथेन है, बस टेक्नोलॉजी के केवल इसमें इसको कंप्रेस कर देते हैं नेचुरल गैस को, यूज करते हैं कहाँ, बाइक वगैरह, मोटर बाइक में। ये है लिक्विफाइड, है ना, और एक होता है क्या, पेट्रोलियम। हाँ, तो बस ये एक ही चीज़ है, मीथेन की ही बात कर रहा है, बस क्या है कि टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, हो गया। तो कभी कभी क्या है ना, बेसिक कंफ्यूज कर देता है, इसलिए जो है ना। अच्छा, तो ये जो है इसको मैंने कंपैरेटिवली पढ़ा था। हाँ, ऐसा पढ़ना आप लोग। देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने एक चीज़ क्लियर नहीं किया है, नेचुरल गैस और मीथेन क्या एक ही चीज़ है? नहीं, कि नेचुरल गैस बहुत बड़ा टर्म है सर। तो मतलब कि रही नेचुरल गैस का कितना परसेंट मीथेन होगा? हाँ, ये यस, इट्स अ वैलिड वन। हाँ, उस पे कुछ लगभग पता कितना परसेंट होगा? 10%, 20%, 100%, 90%, 80%, 50%? ऐसे तो कुछ डिफाइन तो नहीं है, पर होगा, पर मुझे नहीं पता है। जनरलाइज करके बताइए, मतलब ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? 30-40 के आसपास होना चाहिए। क्यों, आप बताइए। मेरे ख्याल से मेजर कंट्रीब्यूशन मीथेन का होगा। मेजर तो बहुत सब्जेक्टिव है। हाँ, ऐसे मेजर तो मेजर क्या मेजर मतलब? मेजर इन द सेंस कि बताइए कि कोई बात नहीं। तो जानते क्या है, 95% मीथेन होती है। सही बता रहे हैं। नेचुरल गैस का मतलब 5% है, और वो भी अभी रिसर्च चल रही है कि और कौन सी गैस होती है नेचुरल में। लेकिन नेचुरल गैस में 95% मीथेन, मतलब जब भी हम नेचुरल गैस का नाम लेना तो अभी जनरली मीथेन ही समझ आता है। वो 5% साइंटिस्ट छोड़ दिए हैं, ये माइंड सेट कर लीजिए। 95% है। हाँ, मतलब ये कि एक्सट्रीम नहीं है कि नेचुरल गैस इज डायरेक्टली मीथेन। हाँ, लेकिन साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 95% मीथेन है, बाकी है ना 5% छोड़ दिए जान की, कि चूंकि अभी रिसर्च चल रहा है उसमें। यस, भविष्य मिल जाएगा। तो ये थोड़ी बोलने चीज़ें हैं, मतलब जो है ना, इनकी जो है ना
तो ये जो है ना, हम जानते हैं इसको मैं क्यों क्लियर किया, क्योंकि हम लोग अभी एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पूछ चुका है, ग्रे हाइड्रोजन, यस, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। समझ गई। बताइए तीनों में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताइए। मुझे डिफिनेशन नहीं चाहिए, डिफरेंस चाहिए लेमन टर्म में। इसमें है अच्छा, ये इन तीनों का टारगेट क्या है, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? ग्रीन हाइड्रोजन की बात पे है। टारगेट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी ना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? ये मेरे ख्याल से डिपेंड, इन लोग का कार्बन सोर्स क्या है उस बेस पे डिवाइड, ग्रे है ना। और कार्बन स्टोरिंग और कैप्चरिंग के बेसिस पे। तो इसमें इसका सोर्स क्या होता है बताइए? ग्रे जो होगा मेरे ख्याल से कोल होगा। कोल से ग्रे हाइड्रोजन निकलता है? कोल ग्रे मतलब ये कि इट्स नॉट प्योर ग्रीन, क्योंकि वो कुछ पोल्यूटेंट का काम कर रहा है जब तक ग्रीन नहीं है तो। वो तो यार वो है यार, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हो तो वो एनर्जी हो गई ना। हाइड्रोजन वाली एनर्जी, आप बताइए। ब्लू जो है ओशियन हम मोबाइल साइड में रख दीजिए, वही नहीं दिख रहा। ब्लू जो है ओशियन से रिलेटेड है। वो पता है। ये बताइए, आप लोग कभी ध्यान नहीं देते यार, ग्रे हाइड्रोजन मतलब क्या सोर्स है इसका? देखिए अभी लोगों ने डिस्कस किया ना यार, नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस क्या है ना, ये है जब इसको स्टार्ट करते हैं ना तो केवल नेचुरल गैस तो निकलेगी नहीं, इससे क्या निकलेगा, CO2 भी निकलता है, ठीक ना, और प्लस एनर्जी, इसे बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। मतलब एनर्जी तो मिल गई प्लस CO2 निकला एटमॉस्फेयर में। यस, देयर इज। आप जो है इसी CO2 को नीचे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देंगे। इसके लिए एक टर्म बोलते हैं, कंपोजिट, नहीं, एक टर्म है इसके लिए, सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। यस, हाँ। सिक्वेस्ट्रेशन। अगर इसी कार्बन को हमारे नीचे क्या करते हैं जमीन में, इसको बोलते हैं क्या, ओके, ब्लू हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लू हाइड्रोजन। तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? उसमें CO2 एमिट नहीं होगा। इसमें भी नहीं हो रहा है, नीचे का दबाती है ना, निकालते समय नीचे दबाती है, CO2 बिल्कुल निकला ही नहीं। या फिर इसमें कार्बन कैप्चर किया और उसको रीयूज करके कोई pollution कार्बन नहीं। कैप्चर तो इसमें किया ना यार, सिक्वेस्ट्रेशन को वही होता है, कार्बन कैप्चर ही है। तो समझ गई, कार्बन कैप्चरिंग। बहुत लेमन टर्म है सिकंदर भाई। चलिए, अरे लगे आराम कर रहे हैं वो, लगा नहीं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, बताइए। आज सब चीज़ क्लियर कर लेते हैं ना, बिल्कुल। यार मतलब आप लोगों के दिमाग में आता है सब चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा कहीं लिख के पढ़ा करें यार, बहुत ज़रूरी है आप लोगों को रियली यार। मतलब बहुत चीज़ें कंसेप्ट आप लोगों को रियली मिसमैच है यार, ऊपर से पूछेगा कंफ्यूज हो जाएंगे यार। और इस बार यार लिस्ट में नाम आना चाहिए। हम लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, लिख कर नहीं पढ़ते हैं। हाँ, दिक्कत ये है, कुछ ऐसा कर जाओ कि आपका लिखा लोग पढ़े हैं। जानते क्या है प्रॉब्लम, ये है ना कि हम नेचुरल गैस से निकाल लेते हैं एनर्जी, CO2 निकल रहा था, थोड़ा सा और एडवांस हुए हम लोग, CO2 को कार्बन कैप्चर कर दिए, नीचे दबा दिए। तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा बहुत कार्बन अभी भी निकल रहा था, तो लोगों ने इसको ही हटा दिया, नेचुरल गैस को ही। उन्होंने बोला कि अब नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाऊंगा ही नहीं। वो बोले कि अब जो है ना मैं क्या, वाटर से बने, उसको क्या बोलते हैं, वाटर हाइड्रो नहीं, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब ये जो H2 हो ना, इसको O को हटा के ये हाइड्रोजन सीधे यूज कर लिया, इसको तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब समझ गए ना। इसमें भी निकाल रहे एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, लेकिन इसमें इसको हटा दी। देखिए इसमें इसको हटाया है और इसमें इसको हटाया है, एनर्जी तीनों मिल रही है। अगर आप लोग ऐसा करके पढ़ते ना तो आज कंफ्यूजन हो जाते हैं। सिकंदर भाई देख लीजिए, यस, कोई बात नहीं, पढ़ा था लेकिन ऐसे नहीं इसमें तो रिनोलॉजी वही होगा, फिर ग्रीन हाइड्रोजन क्यों, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, ये भी है,
2 है ना। ये भी है ना, ब्लू 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 जो है, ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ये मतलब जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं था ना, Yes. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी खत्म होती उससे थी। तो कहीं ना कहीं कहीं भी जहाँ भी लैंड करते हो वो भी तो उसकी जो मिट्टी है प्लस कहीं ना कहीं जो भूमि जल है, क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर, तो भी दूषित होता है। हाँ, और फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होती है यार, पैसा उसको कार्बन कैप्चर करने में, तो बोले कि सच्चा इसी को हटा दो। मतलब क्लीन हाइड्रोजन किसी कुछ हो सकता है। व्हाट इज क्लीन हाइड्रोजन? अरे बीएससी इन चीज़ों तो बहुत कमांड है भाई। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो ये था ये जो इंडिया बार बार बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक कार, ये पेट्रोल कार है ना, ये जो है ना हाइड्रोजन कार, मतलब क्या है ये बेसिकली? क्या? देखिए पेट्रोल कार मतलब कि ऐसी कार जो पेट्रोल से चलती है, तो यानी इसका मतलब ये है कि इसमें एक पेट्रोल टैंक होगा जिसमें पेट्रोल भरा जाता है और इसमें एक इंजन होगा, हाँ, इससे सही है। ये चलती है। सही है वो तो इसमें फिर क्या चेंज आया इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक कि इसमें पेट्रोल को हटा दिया गया होगा और इसमें एक लगा गया बैटरी जो चार्ज करता है और ये चलती है, ठीक ना? तो फिर हाइड्रोजन कार में क्या आया डिफरेंस कि दोनों एक ही चीज़ है? चलिए हाइड्रोजन कार जो है ना, इसमें ये कर सकते हैं। हाँ बोलिए। इसमें जैसे कि ये जो बता रहे हैं बैटरी वाला, हाँ इससे कहेंगे ई वेस्ट पोल्यूशन होगा, हाँ ठीक है। ये अभी तो अल्पकालिक लिए ठीक है, हाँ समझ गया। आने वाले समय हाँ तो इसमें फिर किया क्या जाएगा? इसके लिए हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन कर लिया गया है ना। तो हाइड्रोजन सीधे चलेगी कार डायरेक्ट? क्यों नहीं चलेगी? जब हाइड्रोजन से हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं तो कार भी पैदा नहीं, उस पर तो एनर्जी। उसको क्या बोलोगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे क्या? प्रोसेस का नाम कुछ है? प्रोसेस का नाम तो पता नहीं है शायद। तो क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन कार है तो वो तो सभी बता देंगे कि हाइड्रोजन का यूज़ किया गया होगा, प्रोसेस क्या है उसमें वो तो पूछ रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पेट्रोल था, पेट्रोल टैंक थी, इंजन था, यहाँ पे जो है ना उसको हटा दिए, यहाँ पे बैटरी लगा गया, चार्जिंग स्टेशन किया गया। अब इसमें क्या आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। न्यूज़ पेपर में हाईलाइट रहते हैं हाइड्रोजन का ला रहा है, कोई हाइड्रोजन का ला रहा है, बताइए हाइड्रोजन का। न्यूज में चल रहा था, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ 3 महीने से। यही तो दिक्कत है यार, न्यूज़ पेपर को नहीं छोड़ सकते। मैं तो पढ़ लूँगा, आप लोगों से ना न्यूज पढ़ा, पढ़ाना पड़ेगा आपको। रील्स कम देखिए, न्यूज़ पेपर जरूर पढ़िए ना कांचा। रील से 1 घंटे पास हो जाता है। मैं दिल्ली में रील्स मैं भाई सबसे ज़्यादा देखता हूँ इसलिए। आप बताइए बीटेक एमटेक अरे वाला सिस्टम है ना। देखिए क्या है, अब मान लीजिए कि हमको जाना था यहाँ से भोपाल, अब यहाँ तो चार्ज कर लिए, मान लीजिए बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन मिला ही नहीं, तो फिर हमारी कार तो रुक गई ना, क्योंकि पेट्रोल तो है नहीं कि पेट्रोल डलवा लेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बोला कि नहीं ये गलत चीज़ है, बीच में कहीं चार्ज करने की ज़रूरत न पड़े ऐसे कोई लाभ हो, तो ये लगाया गया हाइड्रोजन कार। इसमें क्या है ना, फ्यूल सेल होगा, एक ये H2 होता है ना और O- ऐसा कुछ रिएक्शन करवा के जो है ना, इसके अंदर जो है ना सेल बैटरी होगी, मतलब वो बैटरी नहीं बोल सकते उसको, फ्यूल सेल जो आपस में रिएक्शन करता रहेगा और जो है ना इससे कार जो है ना चलेगी। तो ये है, सब करंट पढ़ रहे हैं हम लोग। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन कार है इसमें चार्ज करने की नेसेसरी नहीं पड़ती और इलेक्ट्रिक कार में चार्ज करने की नेसेसरी पड़ेगी। दोनों रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस है, ध्यान रखिएगा, दोनों बेस। जैसे ये इसमें ये दोनों बेस था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें चार्ज करने की नेसेसरी नहीं पड़ेगी, जैसे इसमें जो है ना नेचुरल गैस की नेसेसरी नहीं पड़ेगी, ऐसे ये है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था आप लोगों के साथ। अच्छा ये बताइए, ये जो बैटरी होती है बैटरी, तो ये डायरेक्ट करंट पे चलती है कि एसी पर चलती है? अल्टरनेटिव करंट पे, एसी और डीसी दो होता है आई थिंक। मेरा नॉलेज कम है, आप लोग तो मेरा भी तो कम केमिस्ट्री वाले हैं। एक केमिस्ट्री वाले, आप लोग केमिस्ट्री वाले, ये भी टॉपिक है ना, ये फिजिक्स टॉपिक है। नहीं केमिस्ट्री का कोई भी सा भी है, topic। केमिस्ट्री का भी है। ये तो ये डीसी पे चलता है कि एसी पर बैटरी? डीसी। डीसी पर। ये डीसी होता है क्या डायरेक्ट, मतलब क्या? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट हाँ। 2 करंट होते हैं। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि देयर इज़ नो साइकिल एक्चुअली। वो जब चलना शुरू करता है तो एक्चुअली ऐसे ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट में वो जो एक्स एक्सिस में, वो डायरेक्ट सोर्स पे पहुंचाता है। हाँ, मतलब उसके एम्पलीट्यूड जो है वो अगर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप उसे छू लिए डायरेक्ट करंट
तो ज़्यादा हैज़ार्डियस पॉसिबिलिटी है। एसी अगर आप छुएंगे तो हैज़ार्डियस की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि उसके एम्पलीट्यूड से चेंज होते हैं, वो एक्सिस पर जाके क्रॉस करता है, बीच में उसकी रीडिंग 0 होती रहती है, वो एसी है। सही बता रहे हैं। अच्छा। जैसे कि इसमें हो सकता है हमारे एसी जो होता है ना, इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जगह जगह। जैसे नहीं लगाते हैं मोटा एम्पलीफायर लगाते हैं, प्लस कई बोर्ड लगाते हैं, वो रुक जाता है, जो उसका करंट होता है फ्लो कम। इसमें जैसे बैटरी हो गया, हमारे सारा घर पे लैंप बल्ब धरना है, 2 ताला जला रहते हैं, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट ही होगा इस हिसाब से। आप लोग सही बता रहे हैं। तो ये बताइए, ये जो एसी लगाते हैं गर्मी में, ये किस पे चलता है, एसी में कि डीसी में? ये AC दोनों में चलेगा। जब लाइट नॉर्मल आ रही है तो एसी काम कर रहा है, अगर लाइट चली गई अगर तब भी एसी काम कर रहा है, इसका मतलब वो डीसी सोर्स ले रहा है, बैटरी स्टोरेज है, बैटरी से आप करंट। इन्वर्टर की बात कर रहे हैं क्या? इन्वर्टर इज अ बैटरी, लेकिन वो एसी डीसी दोनों काम करता है इन्वर्टर जो है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं समझ गया, ये जो आप क्या फ्यूज बता रही हैं, एसी जो चलता है ना, एसी जो चलता है लाइब्रेरी में लोगों के, हाँ, ये किस पर काम करता है, एसी पे का डीसी में? ये तो एसी काम करेगा, डीसी कैसे काम करेगा? एसी पर एसी करेगा ना, और ये बल्ब जो जल रहा है ये किस काम करता है? एसी सब एसी सब एसी है, सब डायरेक्ट थोड़ी चल रहा है। तो केवल बैटरी पर डीसी में काम कर रहा है? बैटरी ही डीसी सोर्स एक्चुअली एनर्जी का, बैटरी और सेल दोनों है, जो छोटे छोटे सेल है वो कहने का मतलब ये है कि जो इनबिल्ट हो वो डीसी होता है, और जो किसी सोर्स से एनर्जी ले रहा है, जैसे एसी किसी दूसरे सोर्स ले रहा है, और बैटरी खुद अपने आप में इनबिल्ट है ना, इसलिए वो डीसी है। और जो किसी दूसरे सोर्स से ले रहा है ना, वो होता है एसी। जैसे बल्ब है, इससे कहीं सप्लाई आ रहा है, एसी कहीं से सप्लाई आ रहा है। और जो ये फ्यूल सेल है ना, ये भी डीसी पे काम करता है, क्योंकि कहीं और से नहीं ले रहा है, ये खुद अपने आप में प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी। ऐसे बैटरी खुद अपने आप में प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी। हाँ, बैटरी क्योंकि डीसी है। तो मैंने इसलिए इसको समझाया, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि ये जो फ्यूल सेल जो इसमें यूज होगा हाइड्रोजन कार में, डीसी में काम करता है कि एसी में काम करता है? तो ये डीसी में काम करता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे पिकअप कर लेता है। इसको लिंक कर देगा किससे? जनरल साइंस से, चूँकि लिखा है फिल्म में ना, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछेगा वो। तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं कर। और बैटरी और सेल में क्या अंतर है? हाँ बताइए सही महाराज, अब हिस्ट्री बताइए, वाले हैं। वो आपसे पूछिए। यार लास्ट में तो मैं सब हमेशा बताता हूँ यार। यार मतलब यार ये तो यार पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया यार। दोनों से पूछिए। आप बताइए। एक बैटरी में एक सेल हो सकता है ना? एक बैटरी में एक सेल हो सकता है। मतलब बैटरी के अंदर सेल हो सकता है, लेकिन सेल भर से एनर्जी मिलेगी क्या? केवल सेल बस हो तो मिलेगी। कहाँ से मिलती बताइए? दोनों में सिर्फ एक अंतर है कि जो सेल है छोटा स्टोरेज इन द सेंस की छोटी उसकी एम्पियर होगी, छोटी वॉट होगी, छोटा वोल्टेज होगा। हाँ। लेकिन जो बैटरी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हाँ। नंबर ऑफ सेल्स आर मिक्स्ड। मतलब बैटरी के अंदर सेल हो सकते हैं, मतलब वही बैटरी के अंदर सेल के अंदर बैटरी नहीं। हाँ, तो जो कॉमन वर्ड बोलते हैं ऐसे, वो छोटी छोटी जो सेल लिया रहता है बोलते हैं बैटरी खरीद रहे हैं, वो गलत है। सेल होते हैं एक्चुअली, जैसे सेल लगाया छोटे छोटे सेल, तो सेल है। सेल बहुत सारे मिलकर बैटरी बनाते हैं। टॉर्च में लगते हैं। यस, वो सेल हैं छोटे छोटे। सेल, मतलब बैटरी बड़ी बड़ी होती है। इन्वर्टर इट्स अ बैटरी। यस, 12 वोल्ट की बैटरी, 14 वोल्ट की। या 0.5 वोल्ट की छोटी छोटी होती हैं, वो सब सेल। अच्छा सही। खत्म हो गया आपका? नहीं नहीं कुछ चीज़ बचा है। आसान से इसलिए बता रही क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है, एसी डीसी बैटरी वैटरी यही सब पढ़ी है। कौन? अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ कंफ्यूजिंग है। ये जो है ना यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है ना, नेशनल पार्क, यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है, प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व। हाँ, ये 4-5 चीज़ें हैं। तो ये नेशनल पार्क बेसिकली क्या है? एक प्रोटेक्टेड एक तो मतलब ठीक है, आप लोग बोल देंगे कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। इसको कौन डिक्लेयर करते हैं नेशनल पार्क को? सेंटर स्टेट दोनों।
स्टेट बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। स्टेट करता है, ओनली स्टेट? ओनली नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर भी करता है, पर सेंटर जो होता है बड़े स्तर पर नहीं करता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट के कहीं ना कहीं रीजन में बढ़ता है, इसलिए स्टेट का इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके कर सकता है। अगर नया जैसे नेशनल पार्क बनाना चाह रहा है तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके बना सकता है। अगर परमिशन न ले तो नहीं बना सकता है? तभी बना सकता है, जैसे कुछ भी वाइज जगह हो, जैसे कि दो स्टेट के बीच में हो गया, फिर दो स्टेट भी वाइज जगह हुआ, तो कहीं ना कहीं परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए सेंटर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे ऐसा आ गया कि स्टेट कैन डिक्लेयर नेशनल पार्क एलोन, अकेले, तो क्या सही स्टेटमेंट है? हाँ सही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी सही है। इसमें भी स्टेट अकेले बना सकता है। हाँ और बायोस्फीयर रिजर्व? सिप सेंटर। वैसे सेंटर बना सकता है। ओनली सेंटर? यस, बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें अगर चेंज करना है तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो कौन करेगा? केवल स्टेट? दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, इसके लिए एक बोर्ड होता है, बोर्ड का परमिशन लेना जरूरी है, वो बोर्ड का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसका मतलब सेंटर चेंज करेगा इसमें नेशनल पार्क में? नहीं, सेंटर नहीं चेंज करता है। और दोनों में स्टेट करता है, हाँ, दोनों में नहीं करता। कौन सा बोर्ड है जो उसकी सलाह से चेंज? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यही है? हाँ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यही है। इसकी जो है ना परमिशन लेता है चेंज करने के लिए, नेशनल डिक्लेयर करने के लिए नहीं। डिक्लेयर अकेले कर सकता है वो कि ये नेशनल पार्क है, स्टेट है। लेकिन चेंज करने के लिए स्टेट कर सकता है, लेकिन इसकी परमिशन लेता है जो सेंटर में काम करता है, ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसका नाम है नेशनल। तो ये चीज़ हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व में केवल सेंटर कर सकता है। अब ये बताइए, एक होता है इको सेंसिटिव जोन, इसको कौन डिक्लेयर कर सकता है? ओनली स्टेट, ओनली सेंटर, या दोनों? सेंटर ही करेगा। आप बताइए। ओनली सेंटर? कि अभी तो इस पे कोई बिल आया हुआ है ना, 1 किलोमीटर का कर्नाटक तमिलनाडु मुद्दा था। केरल का मुद्दा। हाँ, आप बताइए। इको सेंसिटिव जोन, स्टेट। ओनली स्टेट है, स्टेट सेंटर दोनों मिलके हैं। यार ये तो बहुत है यार, मतलब यार आप लोग पढ़े हैं ना, लेकिन क्या है ना, आप लोग ऐसे एक साल लेके कभी सोचे हैं कि इसको ये करेगा, इसको करेगा? अब ऐसे करना आप लोग जब पढ़ना था। आप लोग को मैं टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी जो है ना इससे पढ़ने पर से आपका प्रीलिम्स नहीं निकल जाएगा। बस क्या है ना, आप लोग को इससे सीख मिलेगी कुछ कि अच्छा किसी चीज़ को कैसे क्लियर किया जाता है। एक साथ उसको लिखिए, अभी सोचिए। इको सेंसिटिव जोन को केवल सेंटर कर सकता है, ओनली सेंटर, ध्यान रखिएगा। ओनली सेंटर, स्टेट कोई रोल नहीं इसमें। और इन दोनों को स्टेट कर सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व को सेंटर कर सकता है। एक होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, नाम सुने होंगे आप लोग। ये क्या चीज़ होती है? इसके अंदर होती है कि इसके अंदर होती है कि इसके अंदर होती है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर किसके अंदर होता है? ये किसी तीनों के अंदर होता है, इनमें से किसी नेशनल पार्क के अंदर होता है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, सही है ये, या फिर इसके इको सेंसिटिव जोन के अंदर? ये कितना कंफ्यूजन करता है यूपीएससी, जैसा कह रहा हूँ वैसे कंफ्यूज करता है वो। इसके अंदर करेंगे सर? नहीं, नेशनल पार्क के अंदर होता है। अब बताइए इसको कौन डिक्लेयर करेगा कि ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है? अब यहाँ पे आया हूँ फैक्चुअल पे, अभी तो कंसेप्चुअल पे चल रहा था, लेकिन अभी फैक्चुअल भी ऐसा हूँ कंफ्यूजिंग पे हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा पूरा। जानते क्या कंफ्यूजन है? देखिए मेरा रीजन क्या है, मैं फैक्चुअल को इग्नोर करता हूँ, पर क्या है ना, मेरा इस चीज़ को डिस्कस करने का रीजन ये है ना, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। देखिए नेशनल पार्क को डिक्लेयर कौन करता है? सेंटर स्टेट दोनों। ओनली स्टेट। नेशनल पार्क को हाँ डिक्लेयर स्टेट करता है, सेंटर नहीं करता है, सेंटर नहीं करता है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है।
हाँ स्टेट करता है। इसके बाद इसमें चेंज कौन करता है? स्टेट विद द परमिशन ऑफ permission। बोर्ड के, राइट। लेकिन इसके अंदर जो एक है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ हैबिटेट, इसको केवल बनाता है सेंटर। पता है कितना कंफ्यूजन हो गया है, इसलिए मेरा इसको डिस्कस करने का है, कहीं किसी में फंसा ना दे। एक बार सर्च करेंगे नेशनल पार्क सिर्फ स्टेट डिक्लेयर करता है कि हाँ चेक कर लीजिए, जहाँ तक मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं। ओके अभी एक किसान, मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, गलत सही दिक्कत की है बात भाई, नहीं है। उसमें क्या है। हु डिक्लेयर्स नेशनल पार्क इन इंडिया? According to Insights IAS, national parks can be declared ये both हाँ by the आप central सही हैं, government and state governments. दोनों कर सकते हैं। अच्छा तो एक मिनट, हु डिक्लेयर्स क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट इन इंडिया? इसको चेक कर लूँ, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। The Ministry of Environment and Forests. हाँ मतलब वही According to सेंटर। Tribal Affairs. एंड हु चेंज द नेशनल पार्क इन इंडिया? According to Rising Kashmir, the rechristening of Ramganga National ये Park. सीएम का नाम after बता रहा है। Englishman's name in India. हु चेंज द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया? अब देखा, According to Insights IAS, national parks हाँ, can वही be state। declared both by the central तो government. मतलब वही थोड़ा हाँ मतलब ये सही है। जानते क्या है, ये जो सिकंदर भाई बोल रहे थे ना, ये सही है कि इनिशिएट जो है ना स्टेट भी कर सकता है, लेकिन जो है उसे परमिशन सेंटर की लेना पड़ता लेनी है। पड़ेगी। हाँ अगर सेंटर कर रहा है इनिशिएट तो स्टेट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हाँ ठीक है। ये और बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर सिर्फ करता है। सेंटर शिफ्ट करता है। फिर कौन क्या लिखा था मैंने? Community कंजर्वेशन रिजर्व है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने कंजर्वेशन रिजर्व है इंडिया में? कितने हैं? अच्छा नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क 120 के आसपास है मान हाँ, लीजिए। 100 के ऊपर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने 50 के आसपास? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 74 होंगे शायद, 75। यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं। जब नेशनल पार्क 120 है तो वाइल्ड लाइफ कितनी होंगी? 5 गुना, 500 से ऊपर है। 525 अच्छा, तो वही 525 होंगे। हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया? आपने तो एग्जैक्ट बता Here's दिया। information from Byju's. 573। 600 आसपास हो गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व 18। ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व बहुत हैं, कोई गिनती नहीं है, रहने दीजिए। Community लेकिन ये है क्या कंजर्वेशन रिजर्व में? नहीं कंजर्वेशन रिजर्व होता है और एक होता है कम्युनिटी रिजर्व। दोनों दोनों डिफरेंस क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, ये तब हम आता है कॉन्सेप्ट में जब मान लीजिए 2 प्रोटेक्टेड एरिया है, हाँ ठीक है, और उसके मतलब 2 दूर दूर है, अगर 2 एरिया दूर दूर है तो कई बार क्या करते हैं उस पूरे एरिया को इंक्लूड कर लेते हैं हम, हाँ ठीक है, ताकि दोनों कनेक्ट कर सकें। हाँ। तो कम्युनिटी रिजर्व में जो है, जो एरिया जो कनेक्ट कर रहा है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड होता है, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं होता है। ओके अब बताइए कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? उसके नाम में जाइए ना यार, कंजर्वेशन और कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब पब्लिक का इन्वायरमेंट रहेगा, जनरल पब्लिक का। कंजर्वेशन मतलब कुछ लग रहा है कि स्टेट को अथॉरिटी, तो यानी कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट, और कम्युनिटी रिजर्व होता है कोई पब्लिक अथॉरिटी, अरे कोई प्राइवेट पर्सन भी इसको डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी रिजर्व होता है ना, इसमें पब्लिक एक्टिविटी ज़्यादा अलाउ होती है, और कंजर्वेशन रिजर्व में पब्लिक एक्टिविटी कम अलाउ होती है। बस सिंपल एक इसका डिफरेंस है। एग्जांपल था वो कम्युनिटी रिजर्व का। कंजर्वेशन रिजर्व सबसे जानते कहाँ मिलता है? कहाँ ये बताइए, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में नेशनल पार्क। गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। या फिर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में अपनी खुद के गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर चलता है या फिर चलता था? खुद की गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर। हाँ सेंट्रल कम चलता था और खुद की गवर्नमेंट ज़्यादा चलता केरल था। हो सकता है। चलता था, लिंक करने के लिए बोल रहा हूँ। खुद की गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा चलता था, सेंट्रल कम चलता था उस स्टेट में। यार अब तो यार कोई बता देगा यार। उसकी बंगाल की बात कर रहे हैं क्या? वो तो अभी भी अपना चलाती चलता है। था सेंटर का कम चलता था और स्टेट का ज़्यादा चलता था। समझ और गया। फैसिलिटेट करूँ, नहीं मैं समझ गई, स्टेट की लेकिन ऑटोनॉमी ज़्यादा थी। यूपी वगैरह की बात करें। राजस्थान
कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दिया गया था ऐसा पावर कि वो स्टेट जो है ना अपना चला सकता है, कुछ ही चीज़ें जो है ना उस पर सेंटर की लागू होती हैं। स्टेट है दिल्ली। नहीं, दिल्ली तो यूटी है। ओके, जम्मू कश्मीर। हाँ यार, अभी पहुंची मैं वहाँ। तो सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। मैं ऐसा लिंक किया मुझे आपको लिंक करवा रहा था। वही बीच मैं यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गई तो पहुंची कश्मीर, यूपी से हमारा- दिल्ली। फोन आ रहा है। हेलो, आ रहा हूँ आधे घंटे में। जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी रिजर्व कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में कम्युनिटी को ऑटोनॉमी दी गई है कि लो अपना जाओ ऐसा करो? गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी दी गई है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और सबसे ज़्यादा कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा कहाँ दी गई ऑटोनॉमी? ये तो नॉर्थ ईस्ट स्टेडियम दिया होगा। हाँ राइट, लेकिन स्टेट बताइए स्टेट। असम। मेघालय। आसाम नहीं है, उसके बगल में मेघालय। मेघालय भी नहीं है। ऑटोनॉमी में यार मेघालय नहीं आता है, उसमें ट्राइब जरूर है लेकिन ये दूसरे स्टेट है, बहुत डेंजरस रहता है। अरुणाचल। मणिपुर, सब एक लाइन। नागालैंड। हाँ नागालैंड। जो जानते क्या है वहाँ अभी जो है ना वो है नागालैंड जो चलते हैं ना वहाँ नागा। एक ग्रुप बना लिए हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं, इसलिए वहाँ जो है ना बहुत सारा कम्युनिटी रिजर्व है। ओके, नागा। तो मैं आपको लिंक इसलिए करवा रहा हूँ ना कि भूले ना। कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड, जम्मू कश्मीर। एक्सट्रीम डिस्टेंस। हाँ तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करने के लिए जो है ना यूपीएससी नंबर नहीं पूछा कि कितने मिलते हैं, पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, ऐसा यूपीएससी पूछता है, उसका थोड़ा स्टाइल अलग रहता है ना। तो ये हो गया। ये हो गया। ये बताइए ये जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये कौन से एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता होगा? कोई एक्ट होगा कौन से एक्ट के अंदर करता होगा? 2002। हाँ फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। क्यों? हाँ जो विद्या अधिनियम 2002। 1972 वाइल्ड वाइल्ड लाइफ लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक से 72 है, और वो जिसकी बात करें वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002। हाँ, वो तो मैं बोली बायोलॉजी। बायोलॉजिकल जैव विविधता। जो विद्या हाँ। अधिनियम 2002। तो किसके अंदर करता है डिक्लेयर ये? कौन से एक्ट के अंदर? प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाले। ये दिक्कत है, लोग इसको 90% लगा के आएंगे इसको 72 क्योंकि मोस्ट। क्योंकि उसमें खुद वाइल्ड लाइफ बढ़ा है ना, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। तो आज मैं पढ़ रहा था ना, मेरे को कोई मिला तो मैंने इसको लिख लिया इसलिए, क्योंकि भूल जाता है मेरे को। गिव द ऑप्शन। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ओके, एफआरएच है। हाँ, कोई आदमी तो लिंक भी नहीं कर पाएगा। नहीं ये तो है, पर ऑप्शन में रहेगा तो मैं कर लूँगा ये। क्यों? अच्छा EPA भी तो दे वाइल्ड दिया लाइफ तो नहीं प्रोटेक्शन भी देगा उसमें। ई